ओके, सो वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। मेरा नाम मयंक महेश्वरी है एंड आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ सबसे प्यारा पेपर सीए फाउंडेशन का, जिसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये जो पेपर है फाउंडेशन का थर्ड पेपर है। अगर आपको सीए फाउंडेशन के बारे में बताऊँ, पहले सीए के बारे में बताऊँ तो सीए एक बहुत ही प्यारा सा कोर्स है जिसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो आपका फर्स्ट लेवल होता है ये होता है सीए फाउंडेशन, सेकेंड लेवल होता है सीए इंटर एंड थर्ड लेवल होता है सीए फाइनल। जो आपका सीए फाउंडेशन होता है इसके अंदर आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट पेपर नंबर 1 होता है, P1 होता है आपका अकाउंट्स। पेपर नंबर 2 आपका होता है बिजनेस लॉज एंड BCR, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। फिर पेपर नंबर 3 आपका होता है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। एंड पेपर नंबर 4 आखिरी पेपर आपका होता है इको एंड BCK, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इको तो आपको पता है इकोनॉमिक्स। तो अगर देखा जाए पेपर तो 4 है, बट आपको सब्जेक्ट्स कितने पढ़ने हैं? 8। अकाउंट्स पढ़ना है एक अलग सब्जेक्ट, बिजनेस लॉस पढ़ना है एक अलग सब्जेक्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग पढ़ना है एक अलग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स अलग सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स अलग सब्जेक्ट, लॉजिकल रीजनिंग अलग सब्जेक्ट, फिर इको एक अलग सब्जेक्ट एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एक अलग सब्जेक्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब सीए इंटर लेवल पर आपके 8 पेपर्स होते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 4 पहले ग्रुप में होते हैं, 4 दूसरे ग्रुप में होते हैं। एंड सीए फाइनल पे भी आपके 8 पेपर्स होते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, पहले भी ग्रुप में 4 और दूसरे ग्रुप में भी 4। अब यहाँ पर तो आपको सीए फाउंडेशन में चारों पेपर एक साथ ही देने होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई कि आपने एक बार एग्जाम में 2 पेपर दे दिए, अगले एग्जाम में 2 पेपर दे दिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको एक ही एग्जाम में चारों पेपर्स देना, चारों क्लियर भी करने हैं। अगर आपका एक भी पेपर रह जाता है तो आपको चारों पेपर दोबारा से देने हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई जो 3 पेपर्स क्लियर हो गए वो नहीं देने, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको सिर्फ एक पेपर देना होगा, ऐसा भी नहीं होता। चारों पेपर हमेशा साथ देने होते हैं और चारों को साथ में ही क्लियर करना होता है। क्लियर कैसे होते हैं पेपर? आपको हर एक पेपर के अंदर, पेपर 1 2 3 4 हर एक पेपर के अंदर मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। एंड जो एग्रीगेट है चारों पेपर का, वो एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए, तभी जाकर के सीए फाउंडेशन क्लियर होता है। तो अगर 100 में से 40% देखा जाए तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 आने चाहिए, मिनिमम 40। एंड जो एग्रीगेट मार्क्स है, 4 पेपर 100 नंबर के पेपर होते हैं, तो 4 पेपर 400 नंबर के हो गए, तो 400 में से हमको 50% यानी 200 भी चाहिए। तो अगर चारों पेपर में 40 आते तो उसका टोटल 160 होता है। अगर आप एग्जैक्टली 40 लेकर के आते हो तो आप सब्जेक्ट वाइज तो पास हो गए, बट ओवरऑल आप फेल हो गए, क्योंकि आपको मिनिमम 50% एग्रीगेट भी लाना था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका 200 टोटल बन जाए, मिनिमम 40 हर एक सब्जेक्ट में है एंड इसके अलावा 200 टोटल भी बन जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आपका टोटल 220 बना, बट आपकी किसी एक सब्जेक्ट में 39 मार्क्स रह गए, ठीक है ना? तो आप सब्जेक्ट वाइज रह गए, इस बार एग्रीगेट बन गया, तो अगेन आपका सीए फाउंडेशन रहेगा, आपको दोबारा सीए फाउंडेशन के चारों पेपर्स देने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसका पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा मुश्किल सा है समझना, बट आपको मोटा मोटा सिर्फ इतना याद रखना है कि सर हमें ऐसी प्रिपरेशन करनी है सीए फाउंडेशन के अंदर, ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि मिनिमम 50 मार्क्स तो हर एक सब्जेक्ट में है। क्योंकि अगर हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 50 आएंगे तभी आप सब्जेक्ट वाइज एंड एग्रीगेट वाइज पास हो गए। अगर आप टारगेट ही 40 का बना के चलोगे कि किसी तरह से भगवान 40 दिला दो और उन्हें 40 दिला दिए सब पेपर में, तो फेल हो जाओगे भाई। तो मिनिमम 50 दिला दो, बोलना कभी भी बोलो मिनिमम 50 दिला दो, तो 50 दिला दो बोलोगे 50 आ गए, 50 सब्जेक्ट वाइज भी पास और एग्रीगेट में भी निकल जाओगे। क्लियर? बिल्कुल यही सेम क्राइटेरिया होता है सीए इंटर का पहले ग्रुप का और सीए इंटर के दूसरे ग्रुप का, बिल्कुल सेम। 4 पेपर्स हैं, हर एक पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए और एग्रीगेट 400 में से 200 चाहिए। ग्रुप 2 में भी सेम सीन है, फाइनल के भी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में सेम सीन है। तो पूरे सीए में जो पासिंग क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है, 40% मिनिमम इन सब्जेक्ट और एग्रीगेट 50%। बात समझ आ गई? अभी मैं सीए इंटर और सीए फाइनल की आप लोगों से बात नहीं करूंगा, ठीक है ना? 2 लेवल्स होते हैं, पता होना चाहिए। बट अभी हम बात करेंगे अबाउट सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन के अंदर आपको 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, डिवाइड इनटू 4 पेपर्स। जो अकाउंट्स है, पेपर नंबर 1 ये पूरा 100 मार्क्स का आता है। पेपर नंबर 2 के अंदर बिजनेस लॉस एंड BCR 2 चीजें हैं, तो बिजनेस लॉस आते हैं आपके 60 मार्क्स के और BCR आता है आपका 40 मार्क्स का। फिर पेपर नंबर 3 के अंदर मैथमेटिक्स भी, स्टैटिस्टिक्स भी, लॉजिकल रीजनिंग भी है, तो बिजनेस मैथमेटिक्स 40, स्टैटिस्टिक्स 40 एंड लॉजिकल रीजनिंग 20। और इको एंड BC के में अगेन इको 60 एंड BC के 40। तो आपके हर एक पेपर का टोटल जो है
वो 100 ही बनता है। अकाउंट्स एक ही है अकेला तो 100 का है, बाकी इसमें बाइफर्केशंस अलग अलग, तो उन सबके बाइफर्केशंस का टोटल जो है वो हमेशा आपको देखोगे 100 बनेगा। अब एक सवाल और आता है कभी कभी दिमाग में कि सर जब हमें 40% मिनिमम हर सब्जेक्ट में चाहिए और 50% एग्रीगेट चाहिए, तो ये 40% का आपको ये वो भी देखा जाता है, सब्जेक्ट वाइज भी देखा जाता है? आंसर इज नो। अगर आपके बिजनेस मैथमेटिक्स में पूरे 40 में से 40 आ गए और बाकी का पेपर आप अटेम्प्ट ही करके नहीं आए, यानी आपके पूरे कितने हैं, पेपर नंबर 3 में एग्जैक्ट 40 आए, तो आप पास हो जाओगे। आपको ये नहीं देखना कि इसमें भी मिनिमम 40% हो, इसमें भी मिनिमम 40%, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है ना। आपको पेपर वाइज देखना होता है मिनिमम 40%। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अब बात की जाए कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, तो देखो ईशान सर आपको पढ़ाएंगे पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 4, ठीक है ना। और मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3। तो हम 2 टीचर्स हैं जो आपको चारों सब्जेक्ट्स जो हैं कवर कराने वाले हैं। पेपर 1 एंड 2 का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम होता है। पेपर 3 एंड 4 का पैटर्न जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। पैटर्न यानी कि पेपर 1 एंड 2 100 मार्क्स के होते हैं, पेपर 3 4 भी 100 मार्क्स के होते हैं, बट पेपर 1 एंड 2 जो है ये डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, इसमें आपको लिखना होता है। बट पेपर नंबर 3 एंड 4 आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं होता, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस गिवन होता है, आपको सही ऑप्शन टिक करना होता है, ठीक है ना। अब क्योंकि पेपर 1 एंड 2 में लिखने वाला काम ज्यादा है, तो पेपर 1 एंड 2 3 आवर्स ड्यूरेशन के रहते हैं, 3 आवर्स। एंड पेपर 3 एंड 4 में आपको सिर्फ मार्किंग्स करनी है, सही ऑप्शन को मार्क करना है, लिखने का काम इतना नहीं है। तो ये 2 पेपर्स जो है 2 आवर्स के रहते हैं। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि पेपर नंबर 3 जो है इसके अंदर मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में होती हैं कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशन में लगता है टाइम, ठीक है ना। अब होता क्या है कि भाई मैथमेटिक्स की वजह से पेपर नंबर 3 को पूरा करना 2 घंटे में पूरा करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इतना आसान नहीं होता। आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं पेपर नंबर 3 में भी और 100 क्वेश्चंस आते हैं पेपर नंबर 4 में भी। अगर पेपर 3 की बात करें, क्योंकि पेपर 3 में मैथमेटिक्स 40 नंबर के, तो 40 क्वेश्चन किसके आएंगे? बिजनेस मैथमेटिक्स के। 40 नंबर का स्टैटिस्टिक्स है तो स्टैटिस्टिक्स से भी 40 क्वेश्चन आएंगे, और 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग है तो 20 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से आएंगे। ये क्वेश्चन करने में इतना टाइम नहीं लेते, बट लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने में भी टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें थोड़े आपको समझना पड़ता है कि लॉजिक क्या है किसी भी क्वेश्चन के पीछे, तो टाइम लगता है। और बिजनेस मैथमेटिक्स में होती है कैलकुलेशन, इस वजह से टाइम लगता है। स्टैटिस्टिक्स का पेपर एक ऐसा पार्ट है 40 नंबर का जो टाइम के अंदर फिनिश हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बात समझ आ गई? अच्छा, स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा है जो 11th क्लास में, उसमें तो कैलकुलेशंस थी, बट आपका सीए फाउंडेशन पे वो वाला स्टैटिस्टिक्स नहीं है। पढ़ोगे आप वो चीज़ें भी, बट क्वेश्चन उस लेवल के नहीं आते, क्योंकि आप समझो ना, आपको 1 नंबर का एक क्वेश्चन आना, और आपने 11th क्लास में जो स्टैटिस्टिक्स पढ़े, बड़ी बड़ी टेबल्स बनाई हैं, खूब सारे कॉलम्स बनाए हैं, वो क्वेश्चन का 1 नंबर के लिए कभी आ सकता है? नहीं आ सकता। उन क्वेश्चन की वेटेज कितनी होती थी? 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर में नहीं पूछा जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन सीए फाउंडेशन पे आते नहीं है, तो सीए फाउंडेशन पे स्टैटिस्टिक्स पे प्रॉपर्टी बेस्ड एंड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। अब वो क्वेश्चन में ना कुछ ज्यादा कैलकुलेशन होती नहीं है, छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है, बहुत माइन्यूट, तो वो आराम से 40 क्वेश्चन टाइमली हो जाते हैं। बट टाइम जो लेता है वो लेता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आपकी बिजनेस मैथमेटिक्स बहुत वीक है, तो आप स्टैटिस्टिक्स से लॉजिकल रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान लगाओ। अच्छा, आपको लगता है आपका पूरा पेपर ही वीक है, तो उस पेपर को इतना तो प्रिपेयर कर लो कि कम से कम 40 आ जाए, बाकी किसी और सब्जेक्ट को अच्छा सा प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आपको एग्रीगेट 50% भी बनाना है। अगर आपका एग्जैक्टली पेपर नंबर 3 में 40 नंबर आ गए मान के चलो, तो आपको बाकी 3 पेपर में 160 मार्क्स भी तो चाहिए, तभी तो 200 बनेगा। अब एक पेपर और है वो भी वीक है, उसमें भी 40 आ गए, तो आप समझो आपको 2 पेपर्स में आप मिला करके 120 मार्क्स चाहिए। अब 120 मार्क्स के लिए दोनों सब्जेक्ट में मिनिमम 60 तो आने चाहिए ना। तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आपको लगता है आपको कोई एक सब्जेक्ट वीक है, और ये हर किसी को करना चाहिए, ऐसा नहीं होता कि भाई 4 सब्जेक्ट है 4 आपके बहुत स्ट्रांग है, कोई ना कोई एक थोड़ा वीक होता है, तो जो वीक है उसको भी प्रिपेयर करो, बट जो स्ट्रांग है उनको और अच्छे से प्रिपेयर करो कि अच्छे नंबर आए उसके अंदर। ठीक है, और किसी में जैसे हमारे 40 2 में आ गए और 2 में 60 आ गए, तो हो जाएगा। हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 40 80 60 120 टोटल 200 पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिनिमम 40। अब देखो 2 क्राइटेरिया दोनों सेटिस्फाई कर लिया, आपके मिनिमम 40 हर एक सब्जेक्ट में आ गए, हाँ जी आ गए, आपका एग्रीगेट 50% बन गया, हाँ जी बन गया, लो जी आप पास हो। ये 2 चीज़ें तो चेक करनी है, पास हो, ठीक है। ये बात समझा गया आप लोग को जो अभी तक मैंने बोला। तो आपके पेपर नंबर 3 है, आज लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है ना।
और मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ इस पेपर के बारे में कुछ बातें। 100 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर्स ड्यूरेशन है, 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स, ये तो पता ही आप लोगों को। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 2 आवर में 120 मिनट। 120 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं? 100 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कितना टाइम है? 1.2 मिनट। बट मैं बोलता हूँ कि 20 मिनट्स तो आप माइनस कर दो। आपके पास जो 120 मिनट है 20 मिनट माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि आपको प्रिपेयर रीडिंग टाइम चाहिए, आपको रिवाइज करने का टाइम चाहिए, आपको OMR शीट भरनी है, ठीक है ना, वो डार्क करने होते हैं, सर्कल्स डार्क करने होते हैं, आपने देखा होगा बोर्ड्स में OMR शीट भरनी है, उसमें भी टाइम चाहिए। तो 20 मिनट्स तो आप हटा दो। तो मोटा मोटा आपके पास 100 क्वेश्चंस करने के लिए 100 मिनट्स बचते हैं, यानी एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट। तो आपको अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है कि आप इस एवरेज को लेकर के आ पाओ, यानी कि आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर पाओ। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन 15 सेकंड में हो रहा है तो कोई क्वेश्चन 1.5 मिनट में हो रहा है, बट हम यहाँ पर एडवांटेज पर हैं क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन कितने मिनट में कर लिए? 1 मिनट 45 सेकंड। अगर एक क्वेश्चन 15 सेकंड में कर लिया और एक क्वेश्चन को करने में 1.5 मिनट लग गया तो 2 क्वेश्चन को करने में 1 मिनट 45 सेकंड लग गए। 2 क्वेश्चन के लिए टाइम कितना था? 2 मिनट थे। तो एक एडवांटेज वाली सिचुएशन में हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लग रहे हैं, हर क्वेश्चन को करने में 3 मिनट लग रहे हैं। क्योंकि अगर आपने 120 मिनट का टाइम है और एक क्वेश्चन को करने में लगा दिए 3 मिनट, तो आप ज्यादा से ज्यादा 40 क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। अब इसमें एक भी गलत हो गया तो फेल। हरी बात समझ। अगर आपके पास 120 मिनट, आप हर क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लगा रहे हो तो आप 60 क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। अगेन 60 क्वेश्चन करके आए हो, अब इसमें लाने भी कितने? मिनिमम 40। तो मुश्किल काम हो गया ना थोड़ा। तो आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करके आना, सही करके आना है, ठीक है ना। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं? तुक्का मार देते हैं। तुक्का नहीं मार के आना। क्यों? देखो, अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करके आओगे क्वेश्चन को तो आपको नेगेटिव मार्क्स भी मिलेंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है? क्या करते हैं कि सर हमारे पास है ना 1 घंटा 50 मिनट हो गए थे, हमारे 60 क्वेश्चन हो गए थे, बाकी अब 10 मिनट में 40 क्वेश्चन तो हो नहीं पाता, तो हमने तुक्के मार दिया। 40 क्वेश्चन में क्या करें? तुक्के मार दिए। अब 60 क्वेश्चन जो किए हैं, जरूरी थोड़ी ना सारे सही हों, जरूरी नहीं है। अब मान के चलो 60 क्वेश्चन में 50 सही है और 10 गलत है, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। और जो 40 क्वेश्चन करके आए हो इसमें मान के चलो 35 रॉन्ग हो गए और 5 करेक्ट हो गए। तो अब करेक्ट कितने करके आए हो? 55 क्वेश्चन, और रॉन्ग कितने करके आए हो? 45 क्वेश्चन। अब 45 क्वेश्चन में अगर नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है ना, तो कितना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा बताओ? ठीक है ना, 45 इंटू 0.25, ये हो गया 11.25। देखो 55 सही किए बट नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके कितने मार्क्स रह गए? 43.75। और फिर जो थोड़े बहुत और क्वेश्चन गलत हो जाते, ठीक है, तो 40 के नीचे हो जाते मार्क्स, ठीक है ना। पास होता बच्चा बेचारा फेल हो जाता। तो इसलिए आपको कभी भी है ना तुक्के नहीं मारने, आपको कभी भी गैसेस नहीं मारने। तुक्का मतलब गैसेस नहीं मारने, ठीक है। तो ये आपको पूरा पैटर्न समझ आ गया। अब देखो, बिजनेस मैथमेटिक्स से हम शुरू करेंगे अपना पेपर, फिर हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग या स्टैटिस्टिक्स में कोई एक चीज़ पढ़ लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर बिजनेस मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल हो गया, कुछ रिलैक्स करवा दो, थोड़ा ना दिमाग को शांति मिल जाए, तो हम लॉजिकल रीजनिंग कर लेंगे और फिर हम आखिरी में स्टैटिस्टिक्स कर लेंगे। अच्छा, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बिजनेस मैथमेटिक्स कर रहे हैं, कोई 1-2 चैप्टर बहुत आपको लग रहा है सर ये तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, अब हमें ना थोड़ा आराम चाहिए, तो हम आराम के लिए क्या करेंगे? लॉजिकल रीजनिंग के 1-2 चैप्टर्स उठा लिए, ठीक है ना, आराम मिल गया, फिर दोबारा बिजनेस मैथमेटिक्स में पहुंच गए। तो लॉजिकल रीजनिंग क्या है? थोड़ा आराम है, इसमें क्या है? थोड़ा आराम है। तो ये 20 मार्क्स स्कोर करना भी आसान काम होता है, ये मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। जो मुश्किल काम है ये 40 मार्क्स स्कोर करना होता है, थोड़ा सा, ये भी नहीं बोलूँगा बहुत मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है बट। और ये 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के स्कोर करना भी आसान काम है। बट आपकी जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। आपको फाउंडेशन ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। अगर आप स्कूल वाले तरीके से पढ़ाई करने लग गए तो फिर आपका ये पेपर में पास होना मुश्किल हो जाएगा। फाउंडेशन का तरीका डिफरेंट है। फाउंडेशन में आप देख रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्कूल में ऑब्जेक्टिव आते थे क्या? नहीं। वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती थी क्या? नहीं। क्या वहाँ पे 2 घंटे मिलते थे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? नहीं। हमारे 3 घंटे मिलते थे, उसमें भी हमें 15-16 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। 3 घंटे में 15-16, यहाँ पे आपको 2 घंटे में 100 करने हैं, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस है और जो क्वेश्चन का लेवल है उसमें भी डिफरेंस है। क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट टाइप से पूछे जाते हैं और स्कूल लेवल पर अलग टाइप से पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा अपनी प्लानिंग प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू सीए फाउंडेशन करनी है, तो पास होना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब जो बच्चे फेल होते हैं वो दिक्कत क्या है? वो अपनी पढ़ाई अकॉर्डिंगली नहीं करते जैसे करनी चाहिए। वो अपना स्कूल वाला मेंटालिटी के साथ पढ़ते हैं और फिर दिक्कत आती है। आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी है, ठीक है ना। स्कूल से निकल गए, ठीक है ना, एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो सीए, तो अपनी मेंटालिटी भी थोड़ी चेंज करो। चलिए, तो बिजनेस मैथमेटिक्स हम शुरू करेंगे। एक बार मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है इन 100 नंबर को ऑब्टेन करने के लिए। तो बिजनेस मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है और
ये 40 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है, ये भी 40 मार्क्स का है। और लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़ना है, ये 20 मार्क्स का है। अब मिनिमम जो आप लोगों को स्कोर करना होता है, मैंने आपको बोला 40 है पास होने के लिए। बट मेरी क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो मुझसे, तो आप लोगों का जो टारगेट है मिनिमम स्कोर करने का, वो है 80 टू 85 आपको मिनिमम स्कोर करना है। मैं टारगेट 90-95 नहीं दूंगा, क्योंकि सीए फाउंडेशन में 90-95 स्कोर आता नहीं है बच्चों का, ठीक है ना। सीए फाउंडेशन स्कूल की तरह नहीं है कि स्कूल में होता है ना, अकाउंट्स में हर दूसरे बच्चे के 90 के ऊपर आ रहे हैं, हर दूसरे बच्चे की इको में 95 के आसपास आ रहे हैं, ऐसे होता है। अगर मैं आपसे पूछा आपके भी ऐसे होंगे, इको में कितने मार्क्स है? 9 आउट ऑफ 40 इको में। तो 100 में से बताओ ना मुझको। 97.5, 100 में से 97.5 आपके। अच्छा, आपने इको पढ़ा ही नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। अकाउंट्स पढ़ा है? तो क्या आर्ट्स के हो क्या आप? अच्छा, ओके ओके ओके, चलो कोई नहीं। अब तो आर्ट्स बैकग्राउंड के उस स्कूल में तो मैं आपसे क्या ही पूछा था। आर्ट्स में आपके जो भी मार्क्स आए होंगे, तो आपके मतलब स्कूल लेवल पे आपको ये पता है कि 90s में लाना आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है ना। बट फाउंडेशन लेवल पे 90s में लाना थोड़ा टास्क है। मतलब अगर आप बोलो कि सर 90s में आते हैं क्या मार्क्स? आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बट उतने ईजिली नहीं आते जितने स्कूल लेवल पे आ जाते हैं। और उसके पीछे रीजंस भी हैं। रीज़न ये नहीं है कि मुश्किल लेवल है, रीज़न ये है कि स्कूल लेवल पर आप लोग घर पे पढ़ाई करते हो, ट्यूशन्स लेते हो, स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरलीज होते हैं, फिर यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरलीज होते हैं, ट्यूशन में टेस्ट होते हैं। इतनी बार आप एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ के जाते हो, तो ऑब्वियसली बात है भाई 90 के ऊपर आने चाहिए। बट सीए फाउंडेशन पे क्या करते हैं बच्चे पता है? क्लास में पढ़ेंगे, घर जाके रिवाइज नहीं करेंगे। 1-2 टेस्ट होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ के आ गए, या टेस्ट में भी नहीं आते कि सर आज टेस्ट, आज नहीं जा रहे क्लास के उसके अंदर, और ठीक है ना। फिर सोचता है एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे। अब होता है कि एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के चले जाते हैं और फिर दे करके आते हैं एग्जाम सीधा। अब जब आप 12th के बोर्ड्स देने गए थे, तो आपने उससे पहले कितनी बार हर एक चैप्टर का टेस्ट दिया होगा, कितनी बार एक चैप्टर को रिवाइज किया होगा। और अब सीए फाउंडेशन में भी वही चीज़ करोगे तो ऑब्वियसली पता 90 से ऊपर यहाँ पर भी आएंगे, बट यहाँ पे होता नहीं है वो। यहाँ पर तो 1-2 रिवीजन करके जाते हैं और टेस्ट देने चले जाते हैं, और टेस्ट भी जो होते हैं क्लासेस के अंदर वो बच्चे देते नहीं हैं, ठीक है ना। स्कूल की तरह हाफ ईयरली तो होते नहीं है यहाँ पे। सीए फाउंडेशन कोचिंग्स में हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है, यूनिट टेस्ट हो रहा है, नॉर्मल क्लास टेस्ट होते हैं, वो सिंसियरली दो। उसमें आप अपने आप को इवैल्यूएट करो कि कहाँ मेरी लैकिंग है, कहाँ मुझे और मेहनत करनी है, आराम से 90 अबव आएंगे। वही जो स्कूल में आपने पढ़ाई का पैटर्न रखा है, वही सीए फाउंडेशन पे रखो कि भाई हर एक चैप्टर को बार बार रिवाइज करना है, बार बार उसका टेस्ट देना है, जब टेस्ट उसको देना है। टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे तो डांट खानी है, डांट खा करके अच्छे से पढ़ना है, अगले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। ये अगर आप स्कूल वाली प्रैक्टिस रखोगे, ठीक है ना, 3-3, 4-4 टेस्ट दोगे, 4-4, 5-5 टेस्ट दोगे हर चैप्टर के, बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे। अब स्कूल में क्या होता है, यूटी हुआ, रिवाइज करके गए, फिर हाफ ईयर लिया, वहाँ पे दोबारा रिवाइज किया, ठीक है ना, फिर फाइनल के लिए दोबारा रिवाइज किया, ट्यूशन्स के अंदर एग्जाम हुए, वहाँ पे रिवाइज किया। तो एक ही चीज़ 7-8 बार रिवाइज हो जाती है, कोई भी चैप्टर 7-8 बार रिवाइज कर लेते हो, ठीक है ना, तो मार्क्स अच्छे आते हैं। अब फाउंडेशन पे क्या होता है, 1-2 बार रिवीजन के बाद आप एग्जाम देने चले आते हो कि क्लास में करा दिया, उसके बाद हमने 1-2 बार और पढ़ लिया, चलो हो जाएगा एग्जाम क्लियर, ठीक है ना। फर्क है ना लेवल ऑफ प्रिपरेशन में, तो मार्क्स में भी फर्क आ जाता है। तो अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अगर आप स्कूल वाली रखोगे तो मार्क्स भी स्कूल वाले आएंगे, 90 पर आएंगे, आराम से आएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका टारगेट मिनिमम रहना चाहिए फिर भी 85-80 के आसपास आपको मिनिमम स्कोर करना है, ठीक है ना। अगर आपने मुझसे क्लासेस लिया और फिर भी वही 40-45 स्कोर किया तो क्लासेस लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आप वैसे पास हो सकते हो फाउंडेशन में, बट मेरी नज़र में आप पास नहीं हुए हो, फिर मेरी नज़र में तो आप फेल हो, ठीक है ना। आप सी इंटर पे चले जाओगे, फाइनल पे चले जाओगे, सी बन जाओगे, बट मैं तो याद रखूँगा बच्चे के बेकार नंबर आते हैं भाई फाउंडेशन में, मुझसे पढ़ के भी, ठीक है। चलो, आप लोग को इंडेक्सेस पढ़ना है एक चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, आज हम शुरू करेंगे, बहुत इजी चैप्टर, एकदम बच्चों वाला, ठीक है ना। फिर लॉगरिथम्स आपको पढ़ना है, अगेन इजी चैप्टर। रेशियो प्रोपोर्शंस आपको पढ़ना है, अगेन इजी चैप्टर, स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इक्वेशंस अगेन इजी चैप्टर, स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्कूल में 10th क्लास तक ये चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। कौन से, इंडेक्सेस भी पढ़ाया जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन भी पढ़ाया जाता है, इक्वेशंस भी पढ़ाया जाता है। अब इंडेक्सेस जो चैप्टर है ना, उसका स्कूल लेवल पे इंडेक्सेस नाम होता नहीं है, तो इसलिए आपको लगता है सर इंडेक्सेस हमने कभी नहीं पढ़ा, बट आपने एक चैप्टर पढ़ा होता है 9th क्लास में जिसमें पावर से डील करते हो, नेगेटिव पावर, फ्रैक्शन वाली पावर, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, एग्जैक्टली, ठीक है ना, वो ये चैप्टर है इंडेक्सेस, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना, एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना, वो ये चैप्टर है इंडेक्सेस। तो स्कूल लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है।
लीनियर इनइक्वालिटीज निहायती मतलब पूरे बिजनेस मैथमेटिक्स का सबसे इजी चैप्टर। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अब ये चैप्टर है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, ये चैप्टर है जो थोड़ा सा ट्रिकी है और 10th क्लास तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट अगर 11th 12th में आपके पास मैथ्स थी तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं थी, बल्कि मैं तो ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको मैथ्स आती ही नहीं है। तो हर एक चैप्टर में जब भी पढ़ाऊंगा वो इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हो, ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, ठीक है ना, क्योंकि हर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आर्ट्स के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, साइंस के भी हैं। अब साइंस वाले बच्चों को हो सकता है लगे सर ये तो बहुत ईजी है, क्यों पढ़ा रहे हो इतना डिटेल में, बट ज़रूरी है भाई, क्योंकि क्लास में वो बच्चे भी बैठे हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, उनको नहीं आता भाई ये चीज़, ठीक है ना। तो मेरी स्पीड हमेशा थोड़ी स्लो रहेगी, हमेशा स्लो रहेगी, जैसे कि हर एक बच्चे को समझ आए चीज़ें, मैं फास्ट कभी नहीं चलता। फिर अगला जो चैप्टर है वो है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी सीक्वेंसिंग सीरीज। स्कूल में आपको याद होगा, आप लोगों ने 10th क्लास तक ये चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, वेरी इजी। फिर अगला जो चैप्टर है जो ग्रीन में आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर। ये चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बिजनेस मैथमेटिक्स का। क्यों? हमारे बिजनेस मैथमेटिक्स में हमको टोटल 11 चैप्टर पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बट ये अकेला चैप्टर आउट ऑफ 40 16 नंबर का आता है, 15 से 16 नंबर का आता है। तो 40 का 40% कितना होता है? 16। 40 का 40% कितना होता है? 16। यानी कि ये चैप्टर अकेला 40% है टोटल वेटेज का बिजनेस मैथमेटिक्स की। तो अगर आपने 11 में से एक चैप्टर पढ़ लिया तो आप क्या बोलोगे? आपकी 40% बिजनेस मैथमेटिक्स वेटेज वाइज कंप्लीट हो गई, कंटेंट वाइज नहीं हुई। कंटेंट वाइज तो कम किया आप लोगों ने, क्योंकि इतने सारे चैप्टर में एक ही चैप्टर पढ़ा है, बट वेटेज वाइज आप बोल सकते हो कि आपका 40% सिलेबस कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, अराउंड 11-12 चीज़ें अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, बट इसमें से 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपने स्कूल लेवल पे पढ़े हुए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने 8th 9th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है और वो इस चैप्टर का एक छोटा सा हिस्सा है, बट इस चैप्टर में इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, फिर सेट रिलेशन फंक्शन, अगेन बहुत ईजी चैप्टर, ठीक है ना, अगेन 11th 12th में जिनके पास मैथ्स थे उन लोगों ने पढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, देखो ये चैप्टर स्कूल लेवल पर 11th 12th क्लास में पढ़ाए जाते हैं और बहुत हाई लेवल होता है इनका, बहुत हाई लेवल होता है। बट अच्छी बात यह है कि सीए फाउंडेशन में इन दोनों ही चैप्टर को बहुत डाउनग्रेड करके दिया हुआ है, यानी इनका जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर से नहीं है। फिर ये आपके 11 चैप्टर्स हो गए। फिर हम आ गए स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। स्टैटिस्टिक्स में आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एक चैप्टर है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक चैप्टर है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक चैप्टर है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एक चैप्टर है, इंडेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो टोटल चैप्टर कितने हो गए? 7। अब मैंने स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स को ग्रीन हाईलाइट किया, क्यों? क्योंकि इन चैप्टर की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। आप मान के चलो कि पहले के 4 चैप्टर्स अराउंड 30 मार्क्स के आ जाएंगे, ठीक है ना। और अच्छी बात क्या है कि इनके अंदर जो कंटेंट है वो इजी है इन कंपैरिजन टू ये 3 चैप्टर। यानी आप ये समझ लो कि ये 3 चैप्टर जितना टाइम लेंगे टोटल करने में, उससे आधा ही टाइम लगेगा ऊपर के 4 चैप्टर्स करने में। फर्क समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है ना। तो ऊपर के चैप्टर्स क्या हैं, कम जल्दी हो जाते हैं, ईजी हैं और वेटेज ज़्यादा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वेटेज ज़्यादा है और कंपैरेटिवली नंबर ऑफ लेक्चर्स कम लगेंगे, इजी हैं। फिर लॉजिकल रीजनिंग पूरा ही ग्रीन है, क्यों? क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में 4 ही चैप्टर्स हैं और चारों चैप्टर इजी हैं और आपको ये 20 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान काम है, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो, आपके लॉजिकल रीजनिंग में 20 में से 20 आ सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स में 40 में से 40 आ सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप ठीक से तरीके से प्रिपरेशन करो। बिजनेस मैथमेटिक्स में चलो मान के चले 1-2 क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आ गए, नहीं हो रहे, तो हम बेयर मिनिमम 35 ला सकते हैं आउट ऑफ 40 अगर अच्छी प्रैक्टिस करें। तो कितने मार्क्स हो गए? 95। ठीक है ना, कितने मार्क्स हो गए? 95। तो 95 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मुश्किल काम नहीं है। 98 99 भी कर सकते हो। ऑल्दो मैंने अपने करियर में प्लस ओवरऑल भी बच्चों के रिजल्ट आते हैं, तो ऑनलाइन सभी बच्चों के ऑल इंडिया लेवल पे रिजल्ट पब्लिश होते हैं, तो मैंने आज तक पेपर नंबर 3 में किसी के 100 मार्क्स देखे नहीं हैं। आज तक मैंने कभी 100 मार्क्स देखे नहीं है। ऑल्दो आए हैं, बहुत पहले आए होंगे, बट मैंने नहीं देखे। मतलब मैंने पर्सनली ऐसा नहीं कि कभी उसकी मार्कशीट देखे, बस सुना है हाँ कि 1-2 बार आए हैं। ठीक है, मेरे सामने कभी वो मार्कशीट नहीं आई जिसमें मुझे फुल मार्क्स दिखे हों। तो फुल मार्क्स स्कोर करना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना, इतना आसान नहीं है। बट अगर आप बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ो, सिस्टमैटिक स्टडी करो, तो हो सकता है आप उन बच्चों में से एक हो जिनको लोग याद रखें कि भाई इस बच्चे के पेपर नंबर 3 में पूरे नंबर आए थे।
ठीक है। 12th में तो क्या होता है, फुल मार्क्स बहुत बच्चों के आते हैं। आपको हर स्कूल में कोई ना कोई बच्चा दिख जाएगा जिसके फुल मार्क्स आए अकाउंट्स में, इको में, हर स्कूल में। और कितने सारे स्कूल है नोएडा के अंदर, तो नोएडा के अंदर कितने सारे बच्चे निकल आएंगे जिनके फुल मार्क्स आए हैं। तो स्कूल लेवल की बात अलग है, ठीक है ना, यहाँ की बात अलग है। अब जैसे यूपीएससी का एग्जाम है वो और मुश्किल होता है। तो यूपीएससी में तो आज तक किसी के फुल मार्क्स नहीं आए हैं, उसमें तो फुल कोई सोचता भी नहीं मेरे आएंगे। उसमें तो ये बोलता है कि भाई अगर इस बार कट ऑफ 900 है तो 900 तक आ जाए मेरे नंबर, मेरा जो है ना वो मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाए, प्रीलिम्स निकल जाए। वो वहाँ पे एक अलग मेंटालिटी होती है। वहाँ पे तो बच्चे का टारगेट ही होता है कि जो बेयर मिनिमम है उसके ऊपर आ जाए बस, फुल तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ये थोड़ी थोड़ी कम होती है। आप कभी भी यूपीएससी पे कोई भी बच्चा प्रिपेयर करता है तो ये टारगेट नहीं बनाता कि मुझे फुल मार्क्स लाने हैं, कोई नहीं बनाता, क्योंकि उसे पता है दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। बट ये टारगेट सब बनाते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए मेंस के लिए, प्रीलिम्स निकल जाए मेरे, ठीक है। चलिए, तो ये सब आपको पढ़ना है, बट हम स्टार्ट करेंगे विथ द मोस्ट इजी, मोस्ट कम्फी चैप्टर। कम्फी मतलब बहुत ही कंफर्टेबल सा चैप्टर है, नाम है इंडेक्सेस। एकदम आसान है। एक ये चैप्टर देखो, बिजनेस मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर बहुत आसान है। एक इंडेक्सेस बहुत आसान है, एक आपका रेशियो प्रोपोर्शन बहुत आसान है, एक आपका इक्वेशंस बहुत आसान है, एक आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक आपका एपीजीपी बहुत आसान है। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत आसान है। एक आपका सेट रिलेशन फंक्शन बहुत आसान है। ये चैप्टर मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, आराम से हो जाएंगे, आपको कभी दिक्कत भी नहीं होगी इन चैप्टर में। कुछ चैप्टर्स हैं जो मॉडरेट कैटेगरी के हैं, मॉडरेट, एम लिख देता हूँ। लॉगरिथम्स थोड़ा मॉडरेट कैटेगरी का। देखो लॉगरिथम्स में अगर आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लिया तो ये भी इजी कैटेगरी है। प्रॉपर्टीज याद करने में टाइम लग जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इसको मॉडरेट कैटेगरी में डाला है। इसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो थोड़ी हार्ड कैटेगरी का चैप्टर मैं बोल सकता हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक मॉडरेट कैटेगरी का चैप्टर है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन भी एक मॉडरेट कैटेगरी के चैप्टर है। तो देखा जाए तो एक ही चैप्टर है जो कि डिफिकल्ट है, और वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बट मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा मज़ा आप लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ने के बाद इसी चैप्टर में आने वाला है। सबसे ज़्यादा मज़ा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से पढ़ना, जैसे मैं पढ़ाऊंगा पढ़ना, आप लोगों को गारंटी लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे कि बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है ना। स्कूल लेवल पे जनरली बच्चे चैप्टर छोड़ के जाते हैं और नहीं करते ठीक से, क्योंकि वो जिस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, एक एक बेसिक क्लियर करके ऐसे पढ़ते ही नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि रट लो भाई, चीज़ों को रट लो, ऐसे होता है, क्यों होता है समझते ही नहीं है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, क्यों होता है समझते ही नहीं है। फॉर्मूला रट लिया कि भाई अरेंजमेंट निकालने का फॉर्मूला एनपीआर होता है, एनपीआर लगा करके निकाल लो। बट क्यों भाई, क्यों ये फॉर्मूला बना, इसके पीछे का बेसिक क्या है, परम्यूटेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन होता क्या है। अगर बेसिक से समझोगे तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक ऐसा चैप्टर है जो आपका आईक्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका आईक्यू वीक है तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लो, आपका आईक्यू स्ट्रांग हो जाएगा। कितना बढ़िया चैप्टर है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। चलिए, प्रणय का तो शक्ल से लग रहा है कि प्रणय को चैप्टर बहुत मुश्किल लगा स्कूल पे। हैं प्रणय, 11 से ही प्रॉब्लम है, कोई नहीं, अब नहीं रहेगी। अब देखो स्टैटिस्टिक्स के अंदर वेरी इजी चैप्टर, वेरी वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, यानी 3 चैप्टर तो इजी हैं। इस चैप्टर को आप बोल सकते हो कि मॉडरेट कैटेगरी का है। इंडेक्स नंबर इजी चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 2 चैप्टर हैं जो थोड़े हार्ड हैं। ये 2 चैप्टर हैं जो थोड़े हार्ड हैं, डिफिकल्ट, HD मारने की डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो बाकी चैप्टर इजी है मैक्सिमम, ठीक है ना। कोरिलेशन रिग्रेशन थोड़ा मीडियम कैटेगरी का है, और लॉजिकल रीजनिंग पूरा ही इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसमें बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये सोचो ना कि आप बिना प्रैक्टिस करे पहुंच जाओ और एग्जाम देने, 20 में से सोचो 20 आ जाए, 10 भी नहीं आएंगे, 10 भी लाना मुश्किल है। फिर लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। थोड़ी प्रैक्टिस करी तो 20 में से 20 आराम से आ सकता है, प्रैक्टिस नहीं करी तो 10 लाना भी मुश्किल है, ठीक है ना। मज़ा आएगा आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने में भी, ठीक है ना। तो एक आज कोट ऑफ द डे से स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। कोट ऑफ द डे है वर्क अंटिल योर आइडल बिकम योर राइवल्स, ठीक है ना। तो आपको हमेशा पता है आपका आइडल कौन है, कोई ना कोई तो होगा, ठीक है ना। कोई बोलता है सर हमारा आइडल जो है वो मार्क जुकरबर्ग है, कोई बोलता है जी सर वो तो नहीं है, वो बेकार बंदा है, हमारा तो एलॉन मस्क है। तो कोई बोलता है नहीं जी सर हमारे तो रतन टाटा जी हैं। तो कोई बोलता है हमारे APJ अब्दुल कलाम है। तो कोई बोलता है हमारा मुकेश अंबानी है, रिचेस्ट इन इंडिया। तो कोई बोलता है हमारा ये है वो है। तो यानी कि आप कोई भी किसी का भी आइडल जो है वो एक ऐसा बंदा होता है जैसे लोग जानते हैं, और जिसका लेवल आपके लेवल से बहुत ऊपर होता है हर चीज़ में।
मे बी इट सोशली और फाइनेंशियली, हर चीज़ में वो आपसे ऊपर है। हो सकता है कि भाई कुछ चीज़ों में वो आपसे नीचे हो, फॉर एग्जांपल फैमिली रिलेशंस मेंटेन करने में हो सकता है आप ज़्यादा अच्छे हो उससे, या वो फैमिली मेंटेन ना कर पाता हो, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ जो मैटर करती हैं, ठीक है ना, उसमें वो आपसे ऊपर है। मेनली फाइनेंशियली वो आपसे बहुत ऊपर है, और इसी बेसिस पर आपने उसको अपना आइडल बनाया है कि भाई वो उसके जितना अमीर बनना है, ठीक है। अब आप कभी भी आइडल्स अपने बराबर वालों को नहीं बनाते, ठीक है ना। अगर आपकी कोई फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है ना, किसी का भी कोई फ्रेंड है, कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे इसके जैसा बनना है, क्योंकि आपको पता है कि यार ऐसा ऐसा तो मैं हुई, इसके जैसा बन के कर क्या लूँगा। बनना है तो कुछ अच्छा बनो, अपना कोई बढ़िया आइडल बनाओ। और कभी भी आप नीचे वाला आइडल नहीं बनाते हैं। आप कभी ऐसे नहीं बोलते घर में जो मेरे मेड आती है ना, ये जो हमारा गाड़ी साफ करने आता है बंदा, इसको जैसे बनना है, कभी कोई सोचता है? नहीं सोचता। तो आइडल्स हमेशा आपके लेवल के ऊपर होता है। अगर आपका लेवल ये है तो उनका लेवल ये है, ना ही वो इस लेवल पे होंगे ना ही वो इस लेवल पर होंगे, तभी वो आइडल हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको अपने आइडल को अपना राइवल बनाना है, अच्छा राइवलरी हमेशा साथ वाले से होती है। आपने क्या कभी मुकेश अंबानी को या एलॉन मस्क को या जेफ बेजोस को या फिर स्टीव जॉब्स जो पहले थे, उनको कभी राइवल माना है अपना? नहीं माना। हमारी औकात इतनी नहीं है भाई उनको राइवल बनाने की, ठीक है। बात समझ आ रही है? राइवल कौन होता है? दुश्मन। दुश्मन कौन है? जो अपने लेवल का है, अपने से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होगा चलेगा, बट इतना ऊपर होगा वो राइवल थोड़ी ना है। अरे बात समझ। तो आपको क्या करना है, आपको इतनी मेहनत करनी है कि जो आपके आइडल्स हैं, जो आपके बहुत ऊपर है, वो आपके राइवल्स बन जाए। राइवल्स बन जाने की, राइवल्स कौन होते हैं? साथ वाले। और आइडल्स कौन होते हैं? ऊपर वाले। तो इतनी मेहनत करो कि ये साथ में आ जाए। अब देखो इनको साथ में लाने के दो तरीके होते हैं। या उनकी टांग पकड़ के खींच के नीचे ले आओ कि भाई मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा, तुझे नीचे खींच के मैं नीचे गिराऊंगा। और दूसरा तरीका क्या होता है? मेहनत करो और इनके लेवल पर जाओ, राइवलरी, और इनको कंपटीशन दो, ठीक है ना। चॉइस इज योर्स, ठीक है ना। ये आपके बस की है नहीं, ठीक है ना। क्या आप सोच रहे हो कि मुकेश अंबानी को खींच खींच के मैं अपने लेवल पे ले आऊँ? आपके बस की नहीं है। आपके बस की क्या है कि इतनी मेहनत करूँ कि मैं उसके लेवल पे जा सकूँ, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो वर्क इतना मेहनत करो पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना, कि आपके आइडल्स आपके राइवल्स बन जाए। आइए जी, विद दिस लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम होगा इंडिसेस। आओ भाई, इंडाइसेस। तो आपको मैं दो बुक्स दूंगा भाई, ठीक है ना। आपकी दो बुक्स होंगी, बिजनेस मैथमेटिक्स की एक होगी और लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स की दूसरी बुक होगी, ठीक है ना। आपको दो अलग अलग रजिस्टर्स मेंटेन करने पेपर नंबर 3 के, एक स्टैटिस्टिक्स का अलग करना और एक बिजनेस मैथमेटिक्स का अलग करना, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स वाले रजिस्टर में ही पीछे का आधा पार्ट लॉजिकल रीजनिंग के लिए रख लेना, ठीक है ना, और स्टार्टिंग का पहला पार्ट स्टैटिस्टिक्स। और बाकी बिजनेस मैथमेटिक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा वर्किंग्स होती हैं और ज़्यादा लिखने वाला काम होता है, तो आप उसके लिए एक रजिस्टर बनाना, ठीक है ना। देखिए भाई, वही 11 चैप्टर्स, वही 11 चैप्टर उसी सीक्वेंस में, इंडिसेस, लॉगरिथम, रेशियो, प्रपोर्शन, इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, पीएनसी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, टीवीएम, ठीक है ना। मैं इसको टीवीएम बोलूँगा प्यार से क्योंकि बहुत लंबा नाम है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या बोलेंगे? टीवीएम। ऐसे पीएनसी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, पीएनसी। फिर सेट रिलेशन फंक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये आपके चैप्टर्स हैं। हम शुरू कर रहे हैं विद फर्स्ट चैप्टर, नाम है इंडिसेस। ध्यान सुनना भाई मेरी बातों को। ये जो चैप्टर है ना, इसकी खासियत है क्या? इसकी खासियत है कि अगर इसका क्वेश्चन आया एग्जाम में और आपको दिमाग में क्रैक कर गया इसका पहला स्टेप क्या होगा, तो 99% चांस है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन और आपको पहला स्टेप ही नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, तो 99% चांस है कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब अच्छी बात क्या है कि क्वेश्चन देख के स्ट्राइक कर जाता है जनरली कि इस क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या होगा, ठीक है ना। उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम फर्स्ट डे से आपको एकदम स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ सर इसमें ये होगा। उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस में आपको सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है ये जो लॉज हैं इंडिसेस के, सारे पता होने चाहिए। कितने हैं? 13 लॉज ऑफ इंडिसेस। और आप ये हर एक लॉ जानते हो, आपने हर एक लॉ पढ़ा हुआ, इसमें कोई नया नहीं है, सारे लॉज अपने स्कूल लेवल पर पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। अब इंडिसेस जो चैप्टर है, ठीक है ना, ये इंडिसेस, ठीक है ना, ये इंडिसेस नाम पड़ा क्यों? तो देखो, एक नंबर होता है जिसकी पावर होती है, फॉर एग्जांपल 5 टू द पावर 3, तो इसको तो हम बोलते हैं बेस, इसको तो हम बोलते हैं बेस, और इसको हम बोलते हैं द इंडेक्स ऑफ पावर, द इंडेक्स ऑफ पावर। और इस इंडेक्स ऑफ पावर से नाम पड़ा इंडिसेस,
क्या पढ़ा? इंडिसेस। तो दिस चैप्टर इंडिसेस टॉक्स अबाउट पावर, ठीक है ना। कौन सी पावर? जो जिम जाने से आती है? नो। जो प्रधानमंत्री बनने से आती है? नो। जो एक नंबर की होती है, यानी 5 to the power 3, ये वाली पावर की बात करता है चैप्टर। बात समझा गया आप लोगों को? ठीक है। तो देखिए पहला लॉ क्या है, बहुत ही इजी। देखो हर एक लॉ बहुत ईजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है। पहला लॉ क्या कहता है, लॉज को ध्यान से समझना, आराम से आप ये चैप्टर के ज़्यादातर क्वेश्चन कर लोगे। पहला लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर है, लेट से 5 है, एक ही जगह मैंने 5 लिख दिया, 5 को 5 से, देखो a को a से मल्टीप्लाई कर रहा है तो मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितनी बार? n की जगह लेट से 7 बार। तो 5 इंटू 5 2 इंटू 5 3 इंटू 5 4 इंटू 5 5 बार कर दिया, इंटू 5 6 और इंटू 5 7। तो मैंने 5 को 5 से 7 बार मल्टीप्लाई किया। इसने क्या किया? a को a से n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो इसने लिख दिया a टू द पावर n। तो मैं क्या लिख दूंगा? 5 टू द पावर 7, ठीक है। तो 5 टू द पावर 7 का क्या मतलब है कि 5 को 5 से 7 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 2 टू द पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, सिंपल, ठीक है ना। तो ये होती है पावर, ठीक है ना। तो अगर कोई भी नंबर अपने आप से मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई होने लग जाए तो जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है वो पावर बन जाती है, वो पावर बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर a जो है ये बेस है और n जो है ये इंडेक्स ऑफ पावर है। ये इजी है, एकदम इजी, बच्चों वाली चीज। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि अगर कोई भी नंबर है बेस में और इसकी पावर है, बट वो पावर नेगेटिव है, एक नंबर है बेस में और उसकी पावर क्या है? नेगेटिव है, तो हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसे? बेस को इंटरचेंज करके। तो अगर बेस आपका न्यूमरेटर में था तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, 5 का 1/5 हो गया, तो जो -2 था ये 2 बन जाएगा, इजी। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास 1/4 टू द पावर -3 है तो इसको क्या लिखूंगा? 4 टू द पावर 3, यानी अब ये डिनोमिनेटर में था तो उसको न्यूमरेटर में ले गया और इसकी पावर माइनस की प्लस हो गई। आ रही बात समझ? अगर दोनों चीज साथ में हो गई, यानी कि 5 टू द पावर -2 है अपॉन 4 टू द पावर -3 है, तो क्या होगा? 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। 4 की पावर 4 के साथ ही रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगा, 5 की पावर 5 के साथ ही रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगा। इजी, आसान। तो देखो a टू द पावर -m कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a टू द पावर m, 1 अपॉन a टू द पावर -m कैन बी रिटन एज a टू द पावर m, ठीक है ना। और ये वाली जो आखिरी वाली चीज लिखी है इसको मैं आपको दोबारा बता देता हूं। जैसे कि आपके पास है, मान के चलो 5/2 टू द पावर -3, तो आप इसको पता है कैसे लिख सकते हो? 2/5 टू द पावर 3। आपने 5 को नीचे ले गए, 2 को ऊपर ले गए, तो ये जो पावर थी ये माइनस की प्लस हो गई। कैसे हुआ ये काम? देखो पहले तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट को खोलोगे, तो 5 टू द पावर -3 आ जाएगा ऊपर और 2 टू द पावर -3 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। ये पावर -3 5 की भी है, 2 की भी लिख दी। अब 5 को नीचे ले जाओ तो हो जाएगा 1/5 टू द पावर 3, ठीक है ना। और फिर आप 2 को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 2 टू द पावर 3/1। तो ये क्या हो गया? 2/5 पावर 3। अब क्योंकि पावर सेम है तो मैं पावर को कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, पावर को कॉमन ले लिया, तो कोई ये वाली चीज़ आ गई यहाँ पर। तो मुझे ये सारी चीज़ करने की जरूरत नहीं है, सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूँगा, अगर ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स हैं, एक ऊपर एक नीचे, और उसकी पावर नेगेटिव है, तो इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज कर दूंगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, इजी। तो आपको सेकेंड प्रॉपर्टी समझ आ गई भाई सबको? ईजी है, ठीक है ना, ईजी। अब देखो अगला क्या है, अगला है कि अगर आपके पास एक नंबर है लेट से 5 और 5 की पावर है 2, फिर ब्रैकेट में अंदर, ब्रैकेट के अंदर इसको डाल दिया, 5 स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ब्रैकेट के बाहर एक और पावर दे दी मैंने 3। तो इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर 5 है या फिर 5 की पावर 6 है? 5 की पावर 6 है। क्यों? क्योंकि 5 स्क्वायर का क्या मतलब हो कि 5 को 5 से 2 बार मल्टीप्लाई करो, और मैंने 3 को एज इट इज लिख दिया। 5 स्क्वायर को मैंने खोल दिया और 3 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब 5 इंटू 5 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 5 इंटू 5 को 5 इंटू 5 से 3 बार मल्टीप्लाई करो, हाँ या ना। अब 5 से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है टोटल? 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 6, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि पावर्स अगर ब्रैकेट के एक अंदर है, ब्रैकेट के एक बाहर है, तो ये पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 6। ऐसा मैंने क्यों समझाया आपको? क्योंकि कई बार
सिमिलर सिचुएशन लगती है देखने में, बच्चे गलत कर देते। क्या? बच्चों को समझ नहीं आता, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ नहीं आता कि किस केस में पावर्स ऐड करूं और किस केस में पावर्स मल्टीप्लाई करूं। तो यहां पर देखो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब हो रहा है, तो बच्चे सोचते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है ना बीच में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये कर देंगे हम 5 टू द पावर 6, बट ये गलत हो गया, क्योंकि 5 स्क्वायर का क्या मतलब है कि 5 को 5 से 2 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, और 5 क्यूब का क्या मतलब होगा कि 5 को 5 से 3 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो 5 से ओवरऑल कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 बार। तो यहाँ पे पार्ट्स ऐड होनी चाहिए, मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई समझो, देखो कि कब पावर्स ऐड होंगी और कब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, हर एक के पीछे लॉजिक है, लॉजिक समझ लो, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको इसका लॉजिक समझाया, इसका लॉजिक क्या है, ये है क्योंकि 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 और 5 क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो टोटल 5 से 5 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 बेस बन गया, और कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 5 बार हो, तो पावर में पहुंच गया। और यहाँ पे 5 स्क्वायर क्यूब में मैंने क्या समझाया कि 5 स्क्वायर का मतलब होता है कि 5 इंटू 5 और इसका क्यूब, यानी कि 5 इंटू 5 को 5 इंटू 5 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से ओवरऑल 6 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 पावर 6 हो जाएगा। वो इजी, समझ आ गया। तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी भी डन हो गई और आपकी ये वाली प्रॉपर्टी भी डन हो गई। बोल दूं मैं? बोल सकता हूँ। यहाँ पर पावर एम एन हो गई, यानी मल्टीप्लाई होगी, देखो m और n मल्टीप्लाई होकर mn हो गया, और यहाँ पे m और n ऐड होकर के m प्लस n हो गया, ठीक है। फिर अगली जो प्रॉपर्टी है अगेन इजी है, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3, तो एक बच्चा तो क्या करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 10 होता है, 10 की पावर 3 यानी कि 1000 आंसर आएगा। बट इसी चीज को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, क्या? अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 2 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है, तो मैं क्या करूंगा, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3, और तो 2 पावर 3 क्या होता है 8, और 5 पावर 3 क्या होता है 125, और 8 इंटू 125 कितना होता है 1000। हो जाएगी बात आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट कई बार क्वेश्चन कुछ ऐसी सिचुएशन दे देता है जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं और उनके कोएफिशिएंट भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 5x आ गया, 5x की पावर 3 आ गया, ठीक है ना, और दूसरी तरफ लिखा है मान के चलो 625, और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा इसी तरीके से। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा देखो इसका मतलब ये है कि 5 की पावर भी 3 है और x की पावर भी 3 है, और 625 का क्या मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यही है। अब देखो यहाँ पे कितने 5 थे 3, और यहाँ पे कितने 5 है 4, तो 3 5 से कट जाएंगे, तो x क्यूब क्या आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 टू द पावर 1/3। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये भी प्रॉपर्टी है, देखो आखिरी वाली प्रॉपर्टी, अगर a पावर x इक्वल्स टू y है तो a क्या हो जाएगा y टू द पावर 1/x, यानी पावर जब एक साइड से दूसरी साइड जाती है इक्वल टू के तो रिवर्स हो जाती है। तो देखो 3 इधर से इधर गया तो 1/3 हो गया। अरे बहुत ईजी है, देखो मुझे बताओ 2 क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इक्वल्स टू 8 टू द पावर, ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा 1/3 लिख सकता हूँ। क्या दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? देखो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, और 1/3 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था कि जब ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाद पावर्स होती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू 2 आ गया, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। बात समझ आ गई? एकदम बच्चों वाली चीज़ है, एकदम बच्चों वाली चीज़ है। चलिए तो देखिए, अगर अंदर 2 नंबर्स है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर एक पावर है, तो जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये जो पावर है ये अंदर दोनों नंबर्स की पावर बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 5 है, बिल्कुल सेम ऐसी ही है, बस फर्क है यहाँ पे a और b मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे a और b डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर a अपॉन b है यानी कि 2/5 टू द पावर 3 है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 2 पावर 3 अपॉन 5 पावर 3 इसको लिख देंगे। आगे बात समझ, ठीक है। फिर 6th प्रॉपर्टी, अगेन सुपर इजी प्रॉपर्टी। 6th प्रॉपर्टी क्या है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो दिस कैन बी रिटन एज 4 टू द पावर 1/2।
अगर क्यूब रूट ऑफ 8 है, अगर क्यूब रूट ऑफ 8 है तो दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर 1/3। अगर फोर्थ रूट ऑफ 16 है, फोर्थ रूट ऑफ 16 है तो दिस कैन बी रिटन 16 टू द पावर 1/4 एंड सो ऑन। यानी यहाँ पर जो भी नंबर होगा स्क्वायर रूट के साइन के यहाँ पे जो भी नंबर होगा ये ऊपर पहुंच जाएगा और रिवर्स हो जाएगा, 8 की पावर में बन जाएगा और रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होके पावर बन जाएगा। ये जो नंबर होता है, ये जो नंबर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, इसकी पावर बन जाता है रिवर्स होकर के, बस इतना है। अब बोलोगे सर यहाँ पर 1/2 आ गया, बट यहाँ पे तो 2 था नहीं, तो 2 स्क्वायर रूट के अंदर इनविजिबल होता है। स्क्वायर रूट के अंदर 2 क्या होता है? इनविजिबल होता है। जैसे कि x प्लस 2x क्या होता है, जल्दी बताओ? 3x, बट यहाँ पे तो 1 है नहीं, यहाँ पे तो 1 है नहीं, तो हम क्या बोलते हैं कि 1 होता है बट इनविजिबल होता है। तो ऐसे 1x प्लस 2x 3x बन गया, बट यहाँ पे तो पहले 1 था नहीं, तो x प्लस 2x कैसे 3x हो गया? तो आपको क्या पता है कि यहाँ पे इनविजिबल यानी कि 1 है। बिल्कुल इसी तरीके से स्क्वायर रूट के केस में यहाँ पर अगर 2 नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट इमेजिनरी आपको समझना होता है कि स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट यानी कि यहाँ पे 2 होगा, स्क्वायर 2 होगा। क्यूब रूट यानी कि क्यूब यानी कि 3 होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे 2 लिख भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे x लिखो या 1x लिखो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। जैसे यहाँ पे √2 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। एकदम इजी चल रहा है हम लोगों को, एकदम मजा आ रहा है हम लोगों को, ठीक है, कुछ भी मुश्किल इसके अंदर है नहीं। देखिए ये प्रॉपर्टी डन हो गई। अब 7th प्रॉपर्टी देखिए, इजी कर चुके हैं हम लोग। 8th प्रॉपर्टी देखिए। अब 8th प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास 2 बेस हैं और दोनों सेम हैं, देखो यहाँ पर a यहाँ पे a, तो ये देखो इस चीज़ से समझा करो कि इधर भी a है इधर भी यानी कि बेस सेम है, यहाँ पे m है यहाँ पे n है यानी कि पावर अलग अलग है, ठीक है ना। तो एक बेस मैंने a माना 5 और दूसरा बेस a माना मैंने 5 और बीच में क्या है डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन तो मैंने डिवाइड कर दिया। ऊपर एक पावर है लेट से 6 और नीचे एक पावर है लेट से 2, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 टू द पावर 4। यानी कि जब बेस सेम होता है और बीच में डिवाइड का साइन होता है तो पावर सबट्रैक्ट हो जाती हैं, और बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। यहाँ पे ऐड क्यों होती है इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था। 5 की पावर 6 का मतलब है कि 5 से 6 बार मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन आ गया। 5 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 5 से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल देखा जाए 5 से 6 प्लस 2 8 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो उसको 5 की पावर 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है लॉजिक, यहाँ का लॉजिक समझो। 5 की पावर 6 का क्या मतलब है कि 5 से 5 से 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, और 5 टू द पावर 2 का क्या मतलब है कि 5 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं देखूं तो 5 कट जाएगा, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ऊपर नीचे कट जाता है, अगर माइनस या प्लस का साइन होता है तो नहीं काट सकते थे हम लोग, ठीक है ना। स्कूल में जब छोटे छोटे बच्चे थे आप लोगों ने पढ़ा था। तो अब बचा क्या आपके पास? 5 से 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यही बचा, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 5 टू द पावर 4। तो 6 - 2 क्या होता है? 4, तो 5 टू द पावर 4। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बात समझ आप लोगों को? सुपर इजी, ठीक है ना। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा फिर तो आप ऐसा लग रहा है जो बचपन याद करा रहे हो, ठीक है ना। बचपन में ये सब सीखा हम लोगों ने। देखो 9th प्रॉपर्टी, कोई भी नंबर हो, फंक्शन हो, वेरिएबल हो, अगर इसकी पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 होगा, ठीक है ना, हमेशा 1 होगा, ये आपको याद होगा। फिर 10th और 11th प्रॉपर्टी आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। प्रॉपर्टी बहुत ईजी है। क्या है कि भाई अगर इधर एक बेस है और इक्वल टू की दूसरी साइड भी सेम बेस है, क्या लिखा है? बेस मस्ट बी सेम, और इधर एक पावर है 3 और इधर एक पावर है x, और क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड x, तो x की वैल्यू क्या होगी? 3। इक्वेशन है ये, इक्वेशन यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम है। ये इक्वेशन का मतलब LHS इक्वल टू RHS, तभी तो इक्वल टू साइन लगाते हैं हम, जब LHS RHS इक्वल होता है तभी इक्वल टू साइन लगाते हैं। अब मैं x की जगह ऐसा क्या लिखूं कि ये दोनों साइड इक्वल हो जाए? वही x की वैल्यू होगी, वही x की वैल्यू होगी। तो x की जगह अगर मैं 1 लिखूंगा तो क्या दोनों साइड इक्वल होंगी? नहीं। 2 लिखूंगा तो इक्वल होंगी क्या? नहीं। 3 लिखूंगा तो इक्वल होंगी क्या? हाँ। अब 3 के अलावा कोई भी नंबर लिखूंगा इक्वल होंगी क्या? नहीं, नहीं। तो ऑब्वियसली बात x की जगह एक ही नंबर रख सकते हैं 3, तो x की वैल्यू क्या होगी? 3। आ रही बात समझ आप लोगों को? ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी यही सेम चीज बोलती है कि अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है तो पावर भी हमेशा सेम होंगी, तो पावर भी हमेशा सेम होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पावर सेम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पावर सेम ना हो, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कभी कभी जो ज़्यादा समझदार होता है कि सर देखो x जो है वो 6/2 भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको 6/2 लिख दोगे तो 6/2 क्या होता है? 3 तो होता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि जब भी आप आंसर देते हो तो आप हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में देते हो।
ठीक है ना। अगर आपका कभी आंसर किसी भी चीज़ का 6/2 आ रहा है तो आप 6/2 लिखते हो या 3 लिखते हो उसको? अच्छा, अगर आपको 3 गिवन है, 6/2 गिवन है, तो 6/2 लोगे, ऑब्वियसली बात है, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। बट आंसर हमेशा आप याद रखना, जब भी आंसर्स होते हैं जो भी फ्रैक्शंस में आते हैं, ये हमेशा हम लोएस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, हमेशा। ये हमको बचपन से सिखाया गया है कि जब भी कोई आंसर फ्रैक्शन में आए तो इसको लोएस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। जैसे अगर आपका आंसर बाई चांस 25/10 भी आ रहा है तब इसे 25/10 नहीं बोलते, आप क्या बोलते हो उसको? 5/2 बोलते हो, क्योंकि 5 5 एंड 5 2 10 होता है। तब हमेशा इसको लोएस्ट टर्म में ले जाते हो, तो इसको भी तो लोएस्ट टर्म में ले जाओगे। उसका लोएस्ट टर्म क्या होगा? 2 1 2 3 यानी 3/1 यानी कि 3, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आएगा तो 3 ही, 6/2 भी तो 3 ही है, ठीक है ना। अब जैसे आपका वेट है, आपका वेट लेट से 70 kg है, और मैं किसी को बोल दूं कि इनका वेट 70 किलो नहीं है, इनका वेट 140/2 किलो है, तो है तो 70 ही किलो, ठीक है ना। कोई फैक्ट चेंज थोड़ी ना हो गया इससे, बात समझ आ रही है? वही चीज़ है यहाँ पर, बोलने में चेंज आ गया बट फैक्ट तो सेम ही है, क्योंकि 140/2 is 70 kg ओनली, खत्म बात भाई। अगली प्रॉपर्टी देखो, अगली प्रॉपर्टी में क्या लिखा है? पावर मस्ट बी सेम। तो देखो पावर x है तो यहाँ पर भी x है, यानी कि अगर एक पावर 2 है और दूसरी पावर भी 2 है और बीच में इक्वल टू का साइन है और नीचे एक बेस है, एक बेस है और एक बेस मिसिंग है, और हम जानना चाहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो x क्या होगा जल्दी बताइए? 5। वाइसी वर्सा, अगर पावर सेम है बीच में एक उल्टा का साइन है तो बेस भी हमेशा सेम होगा, क्योंकि देखो अगर मैं x की जगह 1 लिखता हूँ तो क्या लेते सारे चीज सेम होगा? नहीं। तो क्या हम इस साइन को इंसाफ दिला पा रहे हैं? जैसे होता है ना मूवीज में, विलन होता है, हीरो होता है, विलन हीरो के साथ गलत करता है तो हम हीरो को इंसाफ दिलाते हैं, इंसाफ दिलाते हैं। तो ये इक्वल टू साइन को हमें इंसाफ दिलाना है। अब इसको इंसाफ कब मिलेगा? जब ये और ये इक्वल होगा तभी तो मिलेगा। तो x की जगह क्या लिखूं कि इस इक्वल टू साइन को इंसाफ मिल जाए? दैट इज वैल्यू ऑफ x। अब अगर मैं 1 लिखता हूं तो नहीं मिलेगा भाई, 2 लिखता हूं तो 5 स्क्वायर 25 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, नहीं मिलेगा भाई। क्या दोनों साइड इक्वल है? नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास कि x की जगह क्या लिखा जाए? 5, तभी तो सेम आएगा। वो भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अभी तो देखो चलो 2 है, अगर कोई और पावर होती तो, ठीक है ना। तो वही है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे वैसे और भी तरीके हैं। एक तो ये हो गया कि अगर पावर सेम है बीच में इक्वल टू का साइन है तो बेस भी हमेशा सेम होगा, ये तो आपको दिमाग में बैठाना है। और ये भी कि अगर बेस सेम है बीच में इक्वल टू का साइन है तो पावर हमेशा सेम होगी, पावर सेम है बीच में इक्वल टू का साइन है तो बेस भी हमेशा सेम होगा। ये 2 चीज़ बिठा लो दिमाग में। बट इनको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या होगी? 5 स्क्वायर तो इधर था ही, और ये वाला 2 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। जैसे x इधर गया, x a के पास से y के पास गया तो 1/x हो गया। ऐसे 2 x की जगह 5 के पास जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब 2 × 1/2 क्या होता है? 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई? 5, ठीक है ना। तो करने के लिए बहुत तरीके हैं। आप एक बोल रहे हो कि सर स्क्वायर रूट कर दो बोथ साइड को, तो स्क्वायर रूट कर दो बोथ साइड को, तो 2 से स्क्वायर रूट कट गया, 2 से स्क्वायर रूट कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5, ठीक है ना। बहुत तरीके हैं। वो तो जितनी कॉम्प्लेक्सिटी में घुसना चाहो उतने में घुस जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बट हमें चीज़ों को सिंपल रखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना। आखिरी प्रॉपर्टी फिर मैं आपको एंड में वाली प्रॉपर्टी समझा दूंगा। ये प्रॉपर्टी देखो बहुत ईजी, मैंने आपको बताया भी था। फॉर एग्जांपल 5 क्यूब क्या होता है? 125 होता है। तो अगर मैं 3 को 125 के पास ले जाऊंगा तो क्या होगा? 3 जो है वो रिवर्स हो जाएगा, रहेगा पावर में। 3 अभी भी पावर है, अभी भी पावर है, बट रिवर्स होकर के ये 3 थी पावर, यहाँ पे 1/3 हो जाएगी पावर, ठीक है। क्या ये इक्वल होता है? बिल्कुल इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है? देखो 125 को लिख सकता हूँ मैं 5 का क्यूब, यहाँ पे भी तो लिखा है 125 5 का क्यूब, तो यहाँ पे भी 125 को 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, होता भी है। 125 को लिखा 5 का क्यूब, और 125 की पावर क्या है? 1/3। 3 और 1/3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 5 = 5। अगली बात समझ आप लोगों को। अब देखो आखिरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी किसी काम की है नहीं वैसे, बट स्टिल ये प्रॉपर्टी बेसिकली इस प्रॉपर्टी का एक एक्सेप्शन है। यानी ये प्रॉपर्टी को एक कंडीशन पे फॉल्स प्रूफ किया जा सकता है, और वो कंडीशन प्रॉपर्टी नंबर 12 है। क्या है कि भाई हमें पता है कि अगर पावर सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है देन बेस भी हमेशा सेम होगा। बट प्रॉपर्टी 12 बोलती है कि एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पे पावर सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है और फिर भी बेस सेम ना हो, ऐसी एक कंडीशन हो सकती है। और वो कंडीशन क्या है? जब पावर होगी 0।
क्योंकि देखो अगर मैं a की जगह लिख दूँ 5 और b की जगह लिख दूँ 4, तो अगर ये a है तो ये b है, और x की जगह लिख दूँ 0 और x की जगह लिख दूँ 0, तो क्या LHS इक्वल टू RHS है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है ना। तो एक कंडीशन है, इस प्रॉपर्टी का एक एक्सेप्शन है, और वो है क्या कि अगर पावर 0 है तो ऐसा हो सकता है कि पावर सेम हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, और फिर भी बेस सेम ना हो, ऐसा हो सकता है। बट एक ही कंडीशन है कि पावर 0 होनी चाहिए। अगर पावर 0 नहीं है तो बेस हमेशा सेम होगा, आगे बात समझा आप लोगों को? लो जी भाई, खत्म, लॉ ऑफ इंडेक्सेस खत्म। आपको पता है इंडेक्सेस चैप्टर खत्म है। अब जो बचा है वो है प्रैक्टिस। आपको जितने क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी ग्रिप बनेगी, और जितनी अच्छी ग्रिप बनेगी उतना आपको एग्जाम में मजा आने वाला है भाई, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो करा हुआ लग रहा है भाई, अब करा हुआ तो तब लगेगा ना जब करे होंगे, ठीक है ना। और करे होंगे तो मजा भी आएगा देखकर, अरे ये तो करा हुआ है। और कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने कभी नहीं किया तो उसमें आपको टाइम लगेगा, और कम प्रैक्टिस लीड्स टू मोर प्रोबेबिलिटी कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो आपने देखा ना हो, और मोर प्रैक्टिस लीड्स टू कोई ऐसा क्वेश्चन आना जो आपको लगे कि ये तो करा हुआ है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है ना। देखो अल्टीमेटली क्वेश्चन का भंडार है, एक लिमिटेड भंडार है। अब आप इसमें जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतने हाई चांसेस हो जाएंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपको आता होगा, और जितना कम ट्राई करोगे उतने हाई चांसेस होंगे कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। मोर प्रैक्टिस मतलब मोर चांसेस कि आपका पेपर अच्छा होगा, आपको क्वेश्चंस आते होंगे। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए? क्या है? 4x टू द पावर -1/4। बच्चे बोलते हैं सर देखो ना ये पावर नेगेटिव है, आप क्या करो ना 4x को नीचे ले जाओ तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो पावर -1/4 है वो 4x की नहीं है, वो सिर्फ x की है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सुनो, 4 × x टू द पावर -1/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। बताओ पावर -1/4 x की है या 4 की है? x की है। 4 की पावर क्या है? 1। तो अब 4 को नीचे क्यों ले जा रहे हो भाई? 4 को तो ऊपर ही रहने दो, उसकी पावर तो अच्छी खासी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने दो। x को नीचे ले जाओ ना भाई, x को नीचे ले जाओगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये गलती कर देते हैं आप लोग एग्जाम में जल्दबाजी में कि भाई 4x को नीचे ले गए, पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई। और कई बार होता क्या है कि ऑप्शन भी होता है ऐसा, अभी तो नहीं दिख रहा बट ऑप्शन होता है ऐसा, और आप उसको जल्दबाजी में टिक करा तो हो जाता है गलत। वो ऑप्शन सही होता अगर आपका क्वेश्चन होता 4x टू द पावर -1/4। अब जो -1/4 पावर है वो x की भी है एंड 4 की भी है, और अब हम लिखते हैं 1/4x टू द पावर 1/4। अगेन आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है कि अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया वाला तो x की ही पावर 1/4 है, फिर 4 की नहीं है। आ रही बात समझ? तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है उस केस में भी। बात समझा गई आप लोग को? तो छोटी छोटी चीज़ों पे गलतियां कर देते हैं बच्चे, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। करो भाई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। और आंसर्स बताओ। ओके, वेरी गुड। इफ द इंडेक्स ऑफ एनी पावर फंक्शन, देखो इंडेक्स क्या होता है? पावर होती है, इंडेक्सेस तभी तो नाम पड़ा। तो इफ पावर ऑफ अ पावर फंक्शन इज 0, किसी भी पावर फंक्शन की पावर 0 है, कोई भी फंक्शन है जिसमें पावर है वो पावर 0 है, तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, कोई भी फंक्शन वेरिएबल नंबर अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। चलिए थर्ड बताइए। तो बहुत इजी होता है समझने इस बात को। जब भी आपको कोई बेस दिया है और उसकी पावर दी है तो पावर का जो डिनोमिनेटर है, पावर क्या है? 1/5, तो डिनोमिनेटर क्या है? 5। ये हमेशा हिंट होता है। किस चीज का हिंट होता है? ये हिंट होता है कि भाई कोई ना कोई तो ऐसा नंबर है जिसकी पावर 5 करने से 32 आता है। कोई ना कोई तो ऐसा नंबर है जिसकी पावर 5 करने से 32 आता है। ये हिंट है आपके पास, तो आपको ये हिंट दिमाग में आते ही पता चल जाएगा, हाँ सर 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 होता है। और इसकी पावर क्या है? 32 की पावर क्या है? 1/5।
अब देखो 5 और 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 यानी कि 4। आ गया आंसर। ठीक है, इजी। 4 है ना? अच्छा 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 अच्छा, ओके। अब देखो यहाँ पे पावर है, पावर का डिनोमिनेटर 8 है, तो हमें क्या हिंट मिल गया कि कोई तो ऐसा नंबर होता है जिसकी पावर 8 करने से 256 आता है, और वो पावर 2 है, वो नंबर 2 है। देखो मैं क्या लिखूंगा, 2 ब्रैकेट ओपन 2 पावर 8, 256 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, पावर -1/8। क्लियर हो गया? अब क्या करूं, अगला स्टेप बताओ। देखो ये और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 8 और 8 कट जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे 2 पावर 1 है और यहाँ पे 2 पावर -1 है, तो आपके पास अब दो तरीके हैं, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, तो क्या हो जाएगा +1 -1 यानी कि 2 पावर 0, 2 पावर 0 क्या होगा 1। और दूसरा तरीका क्या है कि 2 पावर 1 को 2 पावर 1 लिखा और 2 पावर -1 को लिख दिया अपॉन 2 पावर 1, क्योंकि अगर 2 को नीचे ले जाऊंगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस की पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये और ये कट गया, आंसर क्या आ गया 1। अरे बात समझ, आप कोई भी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, यहाँ पर आपकी मर्जी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सुपर इजी। तो जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसके अंदर हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, x को नीचे ले गए और पावर पॉजिटिव हो गई, x को नीचे ले गए और पावर पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। तो हमने कहीं ना कहीं सेकंड प्रॉपर्टी का यूज किया, a को नीचे ले गए और पावर पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, हमने सेकंड क्वेश्चन में 9th प्रॉपर्टी का यूज किया कि कोई भी वेरिएबल पावर फंक्शन की पावर 0 होती है, अगर कोई भी फंक्शन वेरिएबल या नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा था ये। फिर अगले क्वेश्चन में हमने क्या किया, 32 टू द पावर 1/5, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 32 को क्या लिखा, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 और बाहर वाला 1/5 कट गया। कौन सी पावर का यूज किया, ये वाली कौन सी पावर कह रहा हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज किया कि भाई 2 की पावर 5 था और ब्रैकेट के बाहर 1/5 था, तो ये दोनों नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 5 और 1/5 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। और 2 पहले से भी था, ये वाला 2 भी था, तो 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। तो आपके ये सभी प्रॉपर्टीज लगते हैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर भी हिंट क्या है, देखो सुनना ध्यान से, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इंडेक्सेस का, और आपको दिखता है कि भाई बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कोई भी नंबर्स हैं उनकी पावर्स में बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपको सबसे पहले याद करनी है ये वाली प्रॉपर्टी। आपको याद करना है कि भाई अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो बेस सेम करो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब बेस सेम भी तो होना चाहिए, अब क्या इसमें बेस सेम है, 1 का 2 1 का 4 है, नहीं है, तो पावर ऐड करें क्या, नहीं करें। बट क्या बेस सेम किए जा सकते हैं, तो ये देखो यहाँ पे 2 पावर 1/2 था, 2 को और कम नहीं कर सकते, बट 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 4 की पावर क्या है, 3/4, तो 3/4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो वही पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 × 3/4, 2 × 3/4 क्या होता है, 2 1 सा 2 2 यानी 3/2 होता है। तो देखो 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। अब देखो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड कर दूं, 1/2 + 3/2। बताओ जी 1/2 + 3/2 क्या होता है, 4/2। 2 एलसीएम ले ले, 1 + 3 4, 4/2, और 4/2 कितना होता है, 2 होता है। तो क्या जाएगा 2 पावर 2 विच इज 4। अच्छा 4 क्या है, क्या एक फ्रैक्शन है, नहीं। क्या एक इंटीजर है, बिल्कुल है। क्या आंसर 1 आ रहा है, नहीं। क्या नन ऑफ दीस है, नहीं, क्योंकि हमारा बी ऑप्शन सही है, तो नन ऑफ दीस क्यों बोलते भाई हम लोग। आ रही बात समझ, ठीक है, इजी। 6th क्वेश्चन करके दिखाओ, 6th करो, 7th करो, जल्दी जल्दी करो, और 8th भी कर लो, 6 7 8 तीनों कर लो। बहुत इजी चैप्टर है, एकदम मक्खन। एकदम इच मक्खन।
यहाँ पर ये x है, ये डिवाइड है। मैं लिख दूँ क्वेश्चन दोबारा, 8a टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 27x टू द पावर 1/2 और होल पावर 2/3। ये क्वेश्चन है यार। बी होगा। ओके, आपको क्या लग रहा है प्रणय? बी। ओके, तो आप लोगों ने काफ़ी टाइम लगाया, इतना टाइम लगता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले जब भी इंडेक्सेस का क्वेश्चन आए, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो मुझे पता है कि 8 जो है एक बड़ा नंबर है, इसका बेस छोटा किया जा सकता है। कैसे? 2 पावर 3 करके। 8 होता है 2 पावर 3। अच्छा, अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो 8 की पावर क्या है? 2/3। तो 8 की पावर क्या है? 2/3। फिर 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई की जगह मैंने डॉट का यूज़ किया, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना। a टू द पावर 3/2 से, और 3 अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो 2/3 पावर 8 a टू द पावर 3/2 की भी होगी, तो 2/3 की जो a टू द पावर 3/2 था, इसकी भी पावर मैंने 2/3 कर दी, अपॉन 27 को छोटा कैसे किया जा सकता है? 3 क्यूब करके। 3 क्यूब क्या होता है? 27। 3 3 से 9, 3 से 27, और 27 की पावर भी क्या होगी? 2/3। फिर x टू द पावर 1/2 ऑलरेडी था यहाँ पर, और इसकी पावर भी क्या होगी? 2/3। समझ आ गया स्टेप? अब देखो, 3 कट गया, 2 स्क्वायर आ गया 4, मल्टीप्लाई बाय 2 2 3 कट गया, ये आ गया 4a हो गया ऊपर, अपॉन 3 से 3 कट गया, 3 स्क्वायर हो गया 9, 2 कट गया, यहाँ पे हो गया x टू द पावर 1/3, ठीक है ना। 3 नीचे है, 1 ऊपर है, तो x टू द पावर 1/3। लो जी, आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? 4a अपॉन 9x टू द पावर 1/3। 4a अपॉन 9x टू द पावर 1/3। समझ आ गया आपको? एक ही स्टेप में आंसर आ गया। हाँ, बी 7th का भी। ओके, देखो मैंने क्या बोला कि भाई जब भी आपके पास कोई नंबर हो, ठीक है ना, और इसकी पावर हो, और पावर का डिनोमिनेटर हिंट होता है, पावर का डिनोमिनेटर हिंट होता है, तो कोई तो ऐसा नंबर है जिसकी पावर 3 करने से 216 है, तो नंबर क्या है? 6 क्यूब देखो क्या होता है? 216। तो देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्यूब टू द पावर 1/3। 6 क्यूब हो गया 216, और 1/3, 3 और 3 गया, तो आंसर क्या बच गया? 6/2, और 6/2 कितना होता है? 3 होता है। समझ आ गया? आखिरी क्वेश्चन, 64 की पावर भी 1/3 है, 512 की पावर भी 1/3, तो 3 हिंट है। क्या हिंट है? कि कोई तो ऐसा नंबर है जिसकी पावर 3 करने से 64 आता है, और कोई तो ऐसा भी नंबर है जिसकी पावर 3 करने से 512 आता है, और ये नंबर है 4 और ये नंबर है 8। 4 क्यूब 4 4 से 16, 4 से 64 होता है, 4 क्यूब 64 होता है, और 8 क्यूब
और 8 क्यूब 512 होता है, 512 होता है। तो मैंने 64 512 की जगह लिख दिया 43 और 8 पावर 3, और इन दोनों की ही पावर क्या है 1/3 एंड 1/3। तो जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 64 की पावर भी 1/3 हो गया, 512 की पावर भी 1/3 होगी। तो देखो वही कर दिया मैंने, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो 4/8 कितना हो गया 1/2। इजी, ठीक है। तो यही हाँ याद करने पड़ेंगे। देखो अगर आपको कहीं भी, देखो बाई चांस सुनो, आपको हिंट तो मिल गया ना कि कोई तो ऐसा नंबर है जिसके पास 3 करने से 216 आता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये हिंट तो मिल गया ना कि कोई तो नंबर है जिसके पास 3 करने से 216 आता है। अब सुनो, आपको पता है 2 × 2 × 2 8 होता है, आपको पता है 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 27 होता है। अब इसके बाद अगर आपको क्यूब नहीं पता मान के चलो, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैलकुलेटर लाए हो आप लोग, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, तो देखो इजी होता है। कैलकुलेटर पे एक छोटी सी ट्रिक होती है, वो जब लाओगे तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, देखो अगर मुझे 3 क्यूब निकालना है, मैं 3 × = कर दो, मेरा 3 क्यूब आ जाता है। अगर मुझे 4 क्यूब निकालना है तो 4 × करूँगा, मेरा 4 क्यूब आ जाएगा। 5 क्यूब निकालना है तो 5 × करूँगा, 5 क्यूब आ जाएगा। 6 क्यूब निकालना है तो 6 × करूँगा, 6 क्यूब आ जाएगा। तो देखो मुझे पता है 3 क्यूब तो नहीं होता भाई 216, मुझे पता है 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 125, पता है। अब जब ये 216 है तो 5 कोई ऊपर वाले नंबर का ही क्यूब होगा, 6 का होगा, 7 का होगा, 8 का होगा। हाँ मतलब क्यूब रूट, वो ये 216 का क्यूब रूट, अगर आपको क्यूब ही नहीं पता 216 किस नंबर का क्यूब 216 होता है, कैलकुलेटर पे क्यूब रूट नहीं निकाल सकते आप। वो कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं होता। साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात कर रहे हो ना आप? साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन सीए एग्जाम्स, कहीं अलाउड नहीं होता, ठीक है ना? आपको एकदम बेसिक कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम्स के अंदर, बेसिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो आप क्या करो, आपको पता चल गया कि 5 का क्यूब 125 होता है, ये सबको पता होता है, ठीक है ना? तो आपको पता है कि 5 के ऊपर ही कोई नंबर होगा क्योंकि 216 आ रहा है यहाँ पर। तो आप 6 के साथ ट्राई करो। तो जैसे आप 6 × प्रेस करोगे आपके स्क्रीन पर 36 आ जाएगा। एक और इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो आपके स्क्रीन पे 216 आ जाएगा। एक और इक्वल टू प्रेस करोगे तो 6 की पावर 4 आ जाएगा। एक और इक्वल टू प्रेस करोगे तो 6 की पावर 5 आ जाएगा। एक और इक्वल टू प्रेस करोगे तो 6 की पावर 6 आ जाएगा। तो हर इक्वल टू पे एक पावर बढ़ती चली जाएगी आपकी। आगे बात समझ? फोन में नहीं होता, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस नंबर का क्यूब 216 होता होगा। ऐसे यहाँ पर देखो, हमें पता है 4 का क्यूब 64 होता है, नहीं पता तो आपको ये पता है कि 5 का क्यूब 125 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली बात एक ही नंबर बचा रहा है जिसका क्यूब 64 हो सकता है और वो है 4, ठीक है ना? तो 4 आ गया। अब 512 के लिए अगेन क्या करोगे, आपको पता है 5 के ऊपर ही नंबर होगा क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। 6, 7, 8 ट्राई कर लो, किसी एक से आ जाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ क्यूब याद भी होते हैं लोगों को, जैसे 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है ना, याद होता है, ठीक है ना? तो फिर 343 से भी बड़ा नंबर है, तो हो सकता है कि ये 8 का क्यूब हो सकता है, 9 का हो। अच्छा 10 का क्यूब 1000 होता है, तो 10 से तो किसी का नीचे ही नंबर का होगा। तो ऐसा आप आइडिया ले सकते हो और धीमे धीमे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना, याद भी हो जाएंगे। क्या बताता हूँ। तो अभी आप आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और क्वेश्चंस करेंगे बाकी के। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको दिख भी रहे होंगे, देखो ये रहा, ठीक है ना? टोटल 54 हैं, टोटल 53 हैं, सॉरी 53, ठीक है ना? 53 क्वेश्चंस टोटल है। और आपकी सीए इंस्टीट्यूट की बुक में भी इंडेक्सेस के 30 क्वेश्चंस हैं। अच्छा 30 क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन तो मेरी बुक में है, बट उसके अंदर मान के चलो 4-5 क्वेश्चन नए हैं जो मेरी बुक में नहीं है, वो भी ट्राई करेंगे, ठीक है ना? ये सब करना है ट्राई हम लोगों को। बट अभी मैं चाहता हूँ आप लोगों से एक चीज़, और वो ये कि आप लोग अपने एंड पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने खुद करके आओ। 53 क्वेश्चन है ना, 53 के 53 ट्राई करो। आपको हो सकता है कि बहुत बार मूड खराब हो जाए कि आंसर नहीं आ रहा, कैसे होगा, टेंशन होने लग जाए कि होगा कि नहीं होगा, सीए फाउंडेशन पे शक करने लगो कि सीए फाउंडेशन होगा कि नहीं होगा, वो सब ख्याल आ रहे हैं तो। बट जैसे ही आप क्लास में आओगे और मैं आपको बताऊंगा देखो क्वेश्चन ऐसे होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा वापस, अरे ये तो ईजी था, हो सकता है। तो बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बट अपने एंड से ट्राई कर दो। जब अपने एंड से ट्राई करोगे ना और मैं आपको क्लास में कराऊंगा तो आपको वो लिंकेज समझ आएगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे थे। अगर मैं कर रहा था चला जाऊंगा ना, तो आपको कभी वो लिंक पकड़ ही नहीं पाओगे कि मैं गलतियां कहाँ करता हूँ या गलतियां कहाँ करती हूँ। वो लिंक पकड़ने के लिए खुद पहले करो, फिर मैं कराऊंगा, फिर आपको लिंक क्लियर होगा। अच्छा मैंने इस तरीके से सोचा ही नहीं, अच्छा मैंने यहाँ पे गलत किया, अच्छा अब अगली बार मुझे एक चीज़ नहीं करनी, वो तभी पता चल जाएगी जब वो लिंकेज बैठेगा,
तो करके आओ, ये सारे क्वेश्चंस करके आना। हम सारे क्वेश्चंस अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपके डाउट पूछूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए, वही करा दूंगा। अब अगर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस कुछ बच्चों के डाउट्स हो, पता चला सारे कराने पड़े, तो मैं सारे भी करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।